हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट प्रोग्राम। सबसे पहले हमने ओपन करना है कोड ब्लॉक। ये कोड ब्लॉक मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। ये बाज़ दफ़ा कुछ एरर आती है, आपने इसको कंटिन्यू करना है। तो एडिटर मैंने आपको बताया कोड ब्लॉक आप यूज़ कर सकते हैं या टाइप सी यूज़ कर सकते हैं। अगर इन दोनों में कोई प्रॉब्लम आती है तो बहुत से ऑनलाइन सी प्लस प्लस एडिटर्स मौजूद हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। आपने फाइल में जाना है, इधर से आपने न्यू पे क्लिक करना है और प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है कंसोल एप्लीकेशन गो। इधर से आपने सी प्लस प्लस सेलेक्ट करनी है और प्रोजेक्ट का टाइटल आपने देना है। मैं इसको फर्स्ट का नाम दे देता हूँ। अभी देखिए सेव कहाँ हो रहा है, डी के अंदर सी प्लस प्लस फाइल्स, यहाँ पे ये सेव होगा। ये पाथ आपने जेन में रखना है। नेक्स्ट करेंगे। अब ये पूछा कि इस नाम से ऑलरेडी फोल्डर है, आप इसको ओवरराइट करना चाहते हैं तो मैं इसको ओवरराइट करना चाहता हूँ, मैं यस कर दूंगा। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ये मैसेज नहीं आएगा। इसको फिनिश करेंगे आप, डू यू वांट टू शो ओवरराइट, यस। तो ये ओवरराइट हो गया। ये मेन फाइल है, इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये देखें, ये ऑलरेडी कोड लिखा हुआ होगा। अब इसमें सबसे ऊपर नंबर साइन इंक्लूड स्टेटमेंट है। आईओस्ट्रीम, आईओस्ट्रीम बेसिकली हेडर फाइल है। ये कि इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के लिए यूज होती है। अगर आपने इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट यूज करनी है तो उसके लिए आपको ये हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। हेडर फाइल के अंदर वो तमाम लो लेवल की डिटेल मौजूद होती है जिसमें लिखा गया होता है कि कैसे आपने इनपुट आउटपुट को हैंडल करना है। लिहाजा वो कॉम्प्लेक्स डिटेल है वो यूजर से छुपा दी गई है, आपने जस्ट आईओ स्ट्रीम ऐड कर लेनी है। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये आपने स्टैंडर्ड जो एसटीडी नेम स्पेस है ना ये ऐड कर लेनी है। नेम स्पेस क्या होता है ये अभी फ्यूचर में हम देखेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, अभी हमने देखते। आपने इसको एज इट इज यूज कर लेना है। उसके बाद इंटीजर मेन है, ये मेन फंक्शन है। ये ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है और ये ब्रैकेट खत्म हो रही है। इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान जो कुछ आप लिखेंगे वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होनी है। इधर जो लास्ट स्टेटमेंट है ना वो है रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो क्या है, इस वक्त आपने सिर्फ ये याद रखना है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इंडिकेशन है कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। इसमें हमने ये एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, सी आउट स्टेटमेंट एक लिखी हुई है, सी आउट हेलो वर्ल्ड और उसके बाद एंड एल लिखा हुआ है। ये हमारी फर्स्ट आउटपुट स्टेटमेंट है। ये क्या करेगी कि जो हमारी आउटपुट स्क्रीन है ना उस पे ऊपर एक मैसेज प्रिंट कर देगी, ये स्टेटमेंट सी आउट वाली। अब हमने इसको चेक कैसे करना है, आपने सबसे पहले इसको कंपाइल करना है। ये डिबग के अंदर बिल्ड के अंदर भी एक बटन होता है, ये बिल्ड बिल्ड मींस कंपाइल, और ये जो बटन है ये आपको इधर भी मौजूद है, ये रन के लिए है। और इस पे आप क्लिक करेंगे बिल्ड और रन इकट्ठा हो जाएगा, यानी कि पहले आप इसको प्रेस करेंगे तो ये बिल्ड हो गया, टारगेट इज अप टू डेट, ये मैसेज आ गया नीचे। उसके बाद आपने ये रन के बटन को प्रेस करना है। अच्छा, ये प्रीवियस जो एग्जीक्यूशन हुई हुई है ये वो आउटपुट जो है वो आ रही है। लेटेस्ट के लिए आपने इसको पहले इस बिल्ड एंड रन पे क्लिक करना है। ये मैंने बिल्ड रन पे क्लिक किया, अभी भी वही आ रही है, एक मिनट। बिल्ड रीबिल्ड, रीबिल्डिंग द प्रोजेक्ट विल कॉज द डिलीशन ऑफ ऑल प्रोजेक्ट फाइल्स। अब ये रीबिल्ड हमने बेसिकली इसको करना था, वरना वो प्रीवियस जो इसकी हिस्ट्री में प्रीवियस प्रोग्राम रन किया हुआ ना वो एग्जीक्यूट होता जा रहा है। मैं इसको रीबिल्ड करता हूँ। चलें, इसी बहाने आपको पता लग गया कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम आए तो आपने करना क्या है, परेशान नहीं होना। अब ये देखें, प्रोसेस टर्मिनेटेड विद स्टेटस जीरो। स्टेटस जीरो का मतलब है कि ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, जीरो एरर जीरो वार्निंग। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो अब ये लेटेस्ट हो गई, देखिए हेलो वर्ल्ड। तो ये आपको आइडिया होगा कि कैसे हमने इस पे एग्जीक्यूशन करनी है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक और स्टेटमेंट लिख देता हूँ। मैं इधर लिखता हूँ सी आउट आई टीच इन यूओजी एंड एल। अब ये देखिए, इसको मैं दोबारा ये बिल्ड एंड रन आपने करना है, बिल्ड एंड रन। तो ये देखिए हेलो वर्ल्ड भी आ गया, आई टीच इन यूओजी भी आ गया। मैं कोई भी की प्रेस करूंगा तो ये दोबारा आप इसी स्क्रीन पे आ जाएंगे। एंड एल बेसिकली किस लिए यूज होता है, न्यू लाइन इंसर्ट करने के लिए।
सी प्लस प्लस में आपने याद रखना है कि हर स्टेटमेंट के एंड पे सेमी कॉलन आएगा। ये स्टेटमेंट खत्म हो रही है, इसके एंड पे सेमी कॉलन। अगर मैं ये एंड एल खत्म कर देता हूँ, ये देखिए जी मैंने इधर से एंड एल खत्म कर दिया है। अब बेशक जी मैंने दो न्यू लाइन में स्टेटमेंट लिखी है, लेकिन ये एक ही लाइन में प्रिंट होंगी। इनको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये देखिए हेलो वर्ल्ड आई टीच इन जूलॉजी, ये एक ही लाइन में प्रिंट हुआ है। तो इसके लिए हमने एंड एल यूज करना है। इससे क्या होगा कि हर स्टेटमेंट न्यू लाइन में आएगी। डबल कोट्स के अंदर आप जो कुछ भी लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है तो वो आप बगैर डबल कोट के लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 + 6। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये देखिए 11 प्रिंट हो गया है। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जब भी आप लिखेंगे तो वो डबल कोट्स के बगैर लिख सकते हैं। अगर मैं इधर डबल कोट्स के अंदर इन दोनों को लिख देता हूँ, तो अब क्या होगा, अब ये 5 + 6 एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। 5 + 6 एज इट इज प्रिंट हो गया, क्योंकि अब ये डबल कोट्स के अंदर आपने जो कुछ भी लिखना है वो एज इट इज प्रिंट होना है। तो अगर आपने कोई कैलकुलेशंस करनी है तो आपने डबल कोट्स के बगैर नहीं लिखनी। अगर इधर मैं डबल कोट नहीं लगाता, अब क्या होगा, अब मैं इसको बिल्ड करता हूँ, बिल्ड के अंदर जाके रीबिल्ड किया, तो यहाँ पे ये देखिए एरर आ गई है, एरर आ गई। ये देखिए ये लाइन रेड हो गई है ऑलरेडी, ये लाइन रेड हो गई है। और ये देखिए ये एरर मिसिंग टर्मिनेटिंग डबल कोट्स करेक्टर। अभी देखिए वो हमें बता रहा है कि आपने जो टर्मिनेटिंग डबल कोट्स है वो मिस कर दिए हैं। तो जब भी आपको एरर आए, आपने एरर मैसेज जरूर पढ़ना है, ताकि उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि ये एरर क्या कह रही है। तो इधर हमने दोबारा डबल कोट्स लगा दिए। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गया। इसके अलावा आज हम देखेंगे एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं, अगर मैं ये फॉर एग्जांपल चाह रहा हूँ कि यूओजी ये डबल कोट्स के अंदर हो, तो अगर मैं इधर इस तरह डबल कोट्स लगा दूं, तो इस तरह यहाँ पे एरर आ जाएगी। ये देखिए एरर क्या आई है, ये लाइन रेड हो गई है। और एरर देखें जरा, अनएबल टू फाइंड स्ट्रिंग लिटरल ऑपरेटर। अब ये जो आप लिख रहे हैं वो कह रहा है जी स्ट्रिंग लिटरल ऑपरेटर जो होता है वो उसको समझ नहीं आ रही कि ये कैसे आप यूज कर रहे हैं। तो डबल कोट्स अगर आपने प्रिंट करने हैं तो आपने बैक स्लैश लगानी है। बैक स्लैश के बाद कोई भी कैरेक्टर हम लिखे उसे कहते हैं एस्केप सीक्वेंस। तो हमने डबल कोट्स प्रिंट करने हैं। अब ये देखें जी, ये मैं स्पेस दे रहा हूँ थोड़ी सी। ये जो डबल कोट्स हैं ये स्टार्टिंग के हैं, और ये एंडिंग के, और ये स्टार्टिंग के हैं, स्टार्ट और एंड। उसके दरमियान यूजी को मैंने डबल कोट्स में करना था, तो मैंने बैक स्लैश के साथ डबल कोट्स लगाने हैं, तो ये डबल कोट्स के अंदर आएगा। अब मैंने ये स्पेस खत्म करनी है, अगर मैं स्पेस खत्म नहीं करूंगा तो ये स्पेस भी प्रिंट हो जाएगी। अब इसको एग्जीक्यूट करें, तो ये देखिए यूजी डबल कोट्स में आ गया। अब एस्केप सीक्वेंस हम कौन कौन से यूज कर सकते हैं, डबल कोट्स यूज कर सकते हैं, सिंगल कोट्स यूज कर सकते हैं। ये देखें मैंने सिंगल कोट्स लगा दिए। अब इसको एग्जीक्यूट करें, तो ये सिंगल कोट्स में आ जाएगा। आप एस्केप सीक्वेंस के साथ बैक स्लैश टी यूज कर सकते हैं। टी यूज होता है टैब के लिए। अब इसको एग्जीक्यूट करें, तो ये देखें ये टैब, ये जो आपके कीबोर्ड पर टैब है ना, इसके अंदर तकरीबन 8 जो है ना स्पेसिस होती हैं, तो ये ऑटोमेटिकली टैब ये दे दिया जाता है कंपाइलर की तरफ से। इसी तरह बैक स्लैश, अगर आपने बैक स्लैश प्रिंट करनी है तो वो भी आपको स्केप करना पड़ेगा। ये इस तरह डबल बैक स्लैश लगाएंगे तो फिर बैक स्लैश प्रिंट होगी। सिंगल बैक स्लैश प्रिंट नहीं होगी। अगर आप सिंगल लगाएंगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगी, क्योंकि कंपाइलर ने समझना है कि बैक स्लैश यू ये आप कोई कमांड यूज कर रहे हैं, जबकि बैक स्लैश यूज तो कोई कमांड नहीं है, इसलिए हमने डबल कोट्स लगाने हैं। तो ये था हमारा पहला प्रोग्राम, और थोड़ा सा जो हमने काम किया है इसको आपने देखना है। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम देखेंगे वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। शुक्रिया जी। एक एस्केप सीक्वेंस वो भी बताना था आपको, बैक स्लैश एन। ये जो आपने एंड एल लिखा है, अगर आप इस एंड एल को खत्म कर दें और इधर अगर आप यूज कर लें बैक स्लैश एन, ये देखिए इधर मैं यूज करता हूँ बैक स्लैश एन, और इसके एंड पे भी बैक स्लैश एन, इससे भी न्यू लाइन इंसर्ट हो जाती है। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये देखिए हेलो वर्ल्ड के बाद बैक स्लैश एन की वजह से न्यू लाइन आ गई, और आई टीच इन यहाँ पे बैक स्लैश एन था तो यूओजी न्यू लाइन में आ गया। उसके बाद ये 11 है, तो अगर मैं इधर भी बैक स्लैश एन करूंगा तो फिर 11 जो है ना, ये 5 + 6 11, ये भी न्यू लाइन में आएगा। ये देखें ये भी न्यू लाइन में आ गया।
तो \n भी आप यूज कर सकते हैं। जी हमारे पास दो और एस्केप सीक्वेंस है, \a। अगर इधर मैं यूज करता हूँ \a किसके लिए, अलार्म के लिए। अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो देखिएगा एक छोटी सी साउंड आएगी, ये साउंड जो आई है ना, ये साउंड \a की वजह से है। और एक मेरे पास है \r। \r है कैरिज रिटर्न के लिए। ये क्या करेगा, कैरिज रिटर्न मींस कि आपका कर्सर जो है ना लाइन के स्टार्ट में पहुंच जाएगा। अब ये देखिए, जो आपने लिखा हुआ आई टीच इन, अब आई टीच इन के बाद जब \r आएगा ना, तो कर्सर दोबारा स्टार्ट में चला जाएगा। और ये जो यूओजी है, ये इधर स्टार्ट में प्रिंट होगा। ये देखिए, अगर मैं \r नहीं लगाता फिर इसको एग्जीक्यूट करें तो ये देखिए आई टीच इन यूओजी इस तरह प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर मैं इधर \r लगा देता हूँ, ये \r, अब देखिए क्या होगा, ये देखें यूओजी स्टार्ट में चला गया, यूओजी। और जो प्रीवियस प्रिंट हुआ था ना, उसके ऊपर ओवरराइट हो गया। आई, इधर स्पेस थी और इधर टी था, आई टीच इन, तो यूओजी जो था ये स्टार्ट में चला गया। तो \r कैरी रिटर्न, यानी कि आप लाइन के स्टार्ट में चले जाएंगे और फिर उधर जो है वो प्रिंट होगा। तो ये हमारे पास जो मोस्टली एस्केप सीक्वेंस है, ये सारे आपने देखे हैं। जितने हमारे पास अवेलेबल, मैं उसकी एक इमेज भी इधर लगा दूंगा ताकि आपको पता लग जाए कि कितने एस्केप सीक्वेंस C++ में हमारे पास मौजूद है। तो इस तरह इन सबको यूज करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। शुक्रिया।